हेलो डियर। अभी हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो निर्देशांक ज्यामिति का ये जो ढांचा है, आखिरकार इसे तैयार करने की जरूरत क्या पड़ी, इसे क्यों तैयार किया गया। अगर आप एक बार इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को जान जाओगे तो आप इस टॉपिक को अलग नज़र से देखोगे। तब आपके लिए ये कोई मिस्टीरियस टॉपिक नहीं रहेगा कि पता नहीं क्या एक्स एक्सिस है, क्या वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि आप इसको एक सिंपल टॉपिक की तरह देखोगे, आपको हर एक चीज़ फील होएगी, हर एक चीज़ समझ में आएगी। एक अजीब सी ऐसी चीज़ नहीं लगेगी कि हमें चीज़ों को रटना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अब आपके सामने ये जो है ये है हमारी धरती, और आपके सामने ये जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं ये है अपना अफ्रीका। तो अगर इससे थोड़ा सा राइट साइड चलेंगे, जैसे हमारी धरती घूमती है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हमारा देश इंडिया। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए हमारी जो धरती है ये पूरी एक गोल बॉल की तरह है, और आप यहाँ पर बैठे हो इंडिया के अंदर। आप इंडिया के अंदर बैठे हो और मान लो कोई दूसरे देश का आदमी है। आप मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अपनी कैपिटल में बैठे हैं, हम मान लेते हैं दिल्ली के अंदर बैठे हैं, नेशनल कैपिटल के अंदर। तो अगर कोई फॉरेन का बंदा, कोई दूसरे देश का बंदा आपसे ये पूछता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हो, और आप बोलते हो कि मैं न्यू दिल्ली में हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि न्यू दिल्ली कहाँ पर है। आपने उसको अंदाजन बताना है कि भाई धरती के मैं इस पोर्शन में हूं। जैसे अगर आप किसी रूम के अंदर हो या किसी बड़े मॉल के अंदर हो, वहां पर आप अपने दोस्त को बुलाते हो, तो आप ये बोलते हो कि मैं पिज्जा हट के पास खड़ा हूं, मैं मैकडोनल्ड्स के पास खड़ा हूं, या फिर आप ये बोलते हो कि मैं रूम में खिड़की के पास खड़ा हूं, मैं बेड पर बैठा हूं। तो ये खिड़की, ये बेड, ये पिज्जा हट, ये क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट हैं। मतलब कि आप उनका सहारा ले रहे हो अपनी लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब आप उसको ये बताना चाहोगे कि भाई न्यू दिल्ली कहाँ है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ये बहादुरगढ़ के पास है, ये गुरुग्राम के पास है। उसको न्यू दिल्ली का नहीं पता, उनको आसपास के इलाकों का भी नहीं पता होगा उस बंदे को। तो उस केस में, जैसे ये तो हो गई चलो सिंपल सी बात, वो गूगल कर लेगा, उसे पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे ही, ताकि हर एक पॉइंट को एक यूनिक लोकेशन दी जा सके, एक यूनिक एड्रेस दिया जा सके कि ये पॉइंट धरती पर इस पॉइंट का एग्जैक्टली ये एड्रेस है, तो हमने एक सिस्टम डेवलप किया ताकि ये जो गोल बॉल है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ये जो हमारी धरती है, हम अपने हर एक पॉइंट का एड्रेस दे सकें कि ये पॉइंट यहाँ पर है। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने जो हमारी धरती है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके ऊपर कई सारी ऐसी लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, जैसे ये बीच में ये जो लाल लाइन है, जो लाल रंग की है, ये जो लाइन है, ये इस लाइन का हमने नाम दे दिया इक्वेटर। तो ऐसी हमने कई सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, धरती के ऊपर गोल गोल हमने सर्कल्स बना दिए। इनको हम बोलने लगे जी लेटिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश रेखाएं। तो इससे हुआ क्या? इससे अगर कोई पॉइंट यहां पर है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है सपोज, तो मैं बता सकता हूं कि भाई ये पॉइंट 40 डिग्री पर है। यानी कि किसी भी पॉइंट की ये जो वर्टिकल लोकेशन है, ये कि वो कितना ऊपर है। ये पॉइंट अगर 20 डिग्री पर है तो ये तो उतना दूर है नहीं, अगर 40 डिग्री पर है तो ये इससे ज़्यादा दूर है, 50 डिग्री पर है तो ये इससे और ज़्यादा दूर है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई 50 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। अगर नीचे 40 डिग्री पर कोई पॉइंट होएगा यहाँ पर, तो मैं बता पाऊंगा कि भाई 50 डिग्री साउथ में है। तो चलो, हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि भाई कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। हमने एक पॉइंट को एक एड्रेस दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों का एड्रेस तो सेम हो गया जी, 50 डिग्री नॉर्थ। तो इन दोनों पॉइंट को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मतलब हम ये तो बताने लगे कि ये जो वर्टिकल पोजीशन है पॉइंट की, इक्वेटर से कितनी दूरी है और किस डायरेक्शन में है, ये तो हम बताने के काबिल हो गए। लेकिन हम ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कौन से पॉइंट का क्या एड्रेस है, ये बताने में इन लाइनों के कारण एबल नहीं हुए। मतलब सिर्फ इन लाइनों से हम नहीं बता सकते। तो हमने क्या किया? तो हमने भाई धरती के ऊपर फिर से लाइनें बनाई।
जैसे यहां पर हमने बीच में बनाई थी इक्वेटर, वहां पर हमने एक लाइन बना दी प्राइम मेरिडियन 0%, लॉन्गिट्यूड, इन लाइंस को लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये लाइनें हमने क्यों बनाई, ये लाइनें हमने धरती के ऊपर इसलिए बनाई ताकि हम ऐसे वाली कि भाई इस लाइन से कितने दूर है ये पॉइंट, इस लाइन से कितने दूर है ये पॉइंट, हम ये वाली जो लोकेशन है इसके ईस्ट में है या इसके वेस्ट में है, वो सारी बातें हम बता पाएं। मतलब हम हाइट तो बता देते थे पॉइंट की, इक्वेटर से कितना दूर है, हम ये साइड वाला डिस्टेंस नहीं बता पाते थे, तो ताकि हम साइड वाला डिस्टेंस भी बता पाएं। और ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है जो 0% लॉन्गिट्यूड है, ये ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होती है। एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप ले लो। तो अब हमने क्या किया, हमें दो तरह की लाइनें, तो ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा, हमें दो तरह की लाइनें ड्रॉ करनी पड़ी। एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट में एक्चुअली हमने क्या किया, हमने बहुत सारी लाइनें नहीं खींची, हमने एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जिसका नाम है जी इक्वेटर, और एक हमने वर्टिकल लाइन खींची जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन। और उसके बाद इन दोनों लाइनों का यूज करके हम धरती पर बताने लगे कि कोई भी पॉइंट है वो इक्वेटर से ऊपर है या नीचे है, और ऊपर है तो कितना ऊपर है, नीचे है तो कितना नीचे है, और बताने लगे कि ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है इससे कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, ये सब। तो मतलब कि धरती के ऊपर कौन सा पॉइंट किस एड्रेस पर है, कौन सी जगह किस लोकेशन पर है, ये प्रॉब्लम हमने सोल्व कर ली जब हमने इन दोनों लाइनों को मिलाया। तो जब हम इन दोनों लाइनों को मिला देते हैं तो इसे बोल देते हैं भाई ग्रिड, इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। तो अब आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कि किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं कि भाई इक्वेटर से इतना ऊपर है या नीचे है, और प्राइम मेरिडियन से इतना राइट या लेफ्ट में है। तो ये प्रॉब्लम तो सोल्व होगी। लेकिन जब हम प्लेन पेपर पर कोई भी फिगर बनाएंगे, मान लो प्लेन पेपर पर मैंने कोई पॉइंट बनाया, तो इसकी लोकेशन को लोकेट करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, कोई ज़रूरत है नहीं ना। लेकिन मान लो मैं यहां पर कोई भी फिगर बनाता हूं, ये देखो, और ये एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, और ज़रूरी नहीं है रैंडम क्वाड्रिलेटरल हो, मान लो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाता हूं, मैं कोई भी फिगर बनाता हूं, तो और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इनकी लोकेशन का अंदाजा चाहिए कि कौन सा पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं बी, कि ये जो पॉइंट बी है ये पॉइंट ए के कंपैरिजन में कहां पर है, कितना राइट है, कितना लेफ्ट है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कहां पर है। ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट सी के कंपैरिजन में कहां पर है, आखिरकार ये फिगर कैसी है, अगर मैं इनकी लोकेशन वाइज फील चाहता हूं। वैसे तो आप क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स बता दोगे, उसकी साइड्स की लेंथ बता दोगे, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर हमें ऐसा सिस्टम जनरेट करना है जिससे हम इनकी लोकेशन वाइज इनको अंडरस्टैंड कर पाए कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, समझ में आ गई बात। तो वहां पर जैसे हमने धरती के ऊपर रेफरेंस लिए थे, धरती के ऊपर कैसे रेफरेंस लिए थे कि इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में, तो ऐसे ही हमें कोई ना कोई सिस्टम ज्योमेट्री के अंदर भी डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकें, किसी भी लाइन के बारे में बता सकें कि ये लाइन यहाँ पर है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता सकें, किसी भी कर्व के बारे में, सर्कल के बारे में बता सकें, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया, जी हाँ, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने क्या किया मेरे भाई, हमने पूरे प्लेन को दो लाइनों के द्वारा 4 हिस्सों में बांट दिया। हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, ये देखिएगा, ये यहाँ पर एक तो ये वर्टिकल लाइन है, ये खड़ी रेखा, ये हमने खींच दी, और एक ये जो लेटी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने खींच दी, ठीक है। बिकॉज धरती के ऊपर भी हमने दो तरह की लाइंस खींची, बिकॉज 2D प्लेन के अंदर, 2D 2 डायमेंशनल, आपकी नोटबुक के ऊपर आपका जो पेज है वो जो होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें हॉरिजॉन्टल लोकेशन बतानी पड़ती है, मतलब कि टेढ़ा, किसी चीज से कितनी दूर है पॉइंट, और वर्टिकल लोकेशन बतानी पड़ती है कि भाई किसी चीज से कितनी दूर है। तो इसीलिए हमें 2 एक्सिस बनाने पड़ेंगे। जब हम अगर 3D के अंदर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर 3 एक्सिस, 3 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ती हैं।
तो देखिएगा यहां पर ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम बोल देते हैं मेरे भाई एक्स एक्सिस या फिर हिंदी में एक्स अक्ष। ये जो अपनी मैथमेटिक्स कम्युनिटी है उसने मिलकर इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिया। एक्स एक्सिस नाम देने के पीछे कोई रीजन नहीं है कि एक्स ही क्यों दिया, कुछ भी दे सकते थे और उससे सारा वही काम चल जाता, बस ये सिर्फ इसका नाम है। तो ये जो लेटी हुई लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो खड़ी लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, वाई अक्ष बोलते हैं। और जहां पर ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, लाल लाल से जो आपको दिख रहा है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं या फिर मूल बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका फायदा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था धरती के केस में। अब यहां पर और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो दो लाइनें हैं ये पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती हैं। आप देख पा रहे होंगे एक एरिया यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो यहां पर ये जो इलाका है इसे हम बोलते हैं जी क्वाड्रेंट 1। अब इसे क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं, ये देखो, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ एंगल अराउंड ए पॉइंट होता है 360 डिग्री, और अगर हम उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो एक तरफ का एंगल बनेगा 90 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 4। तो 90 डिग्री का मतलब है कि सर्कल, पूरे सर्कल के अंदर जितना एंगल होता है 360 डिग्री होता है ना, उसका चौथा हिस्सा, सर्कल के चौथे हिस्से के बराबर का एंगल। और सर्कल के चौथे हिस्से को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, हिंदी में चतुर्थांश। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, इसे क्वाड्रेंट 3 और इसे क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हुए। अब इससे फायदा ये होगा कि हम अब किसी भी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लोकेशन है वो हम बता पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि ये पॉइंट ए है, अगर मुझे इसकी लोकेशन बतानी है तो ध्यान से देखिएगा, अगर मान लो ये पॉइंट है यहाँ पर, मुझे इसकी लोकेशन बतानी है तो मैं इसकी जो लोकेशन है वो 2 तरीके से बताऊंगा। कैसे 2 तरीके से? अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है ये एक्स एक्सिस से, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो लेटी हुई लाइन है ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसने अगर राइट साइड पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 5, 10, 15, 20, 25। अगर इसने लेफ्ट साइड पर ट्रेवल किया होगा तो -5, -10, -15 ऐसे आपको दिखेगा। तो प्लस और माइनस से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी कि राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि भाई इस पॉइंट से लेकर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां पर अब आप देखोगे कि ये 20 के ऊपर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब ये कितना इस पॉइंट से यहां पर दूर है, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है 20। मान लो ये 20 मीटर दूर है। और फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या है, यानी कि इस पॉइंट से इसने कितनी हाइट गेन की है, ये इससे कितना ऊपर है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये 10 यूनिट्स या फिर मान सकते हैं कि भाई 10 मीटर ऊपर है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, इसका एड्रेस बताने के लिए हम 2 नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपको दिख रहे हैं, 20 और 10। तो सबसे पहले जो चीज हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर कितना दूर है, यानी कि 20। ये जो एक्स एक्सिस है उस वाला नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर जो हम लेते हैं कि भाई ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, हम ये वाला नंबर लेते हैं 10। सबसे पहले 20 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे 10 वाई एक्सिस वाला नंबर। जैसे मान लो ये ऐसे इस पॉइंट की लोकेशन बदलती रहेगी। ये देखो अब ये 20 दूर है, एक्स एक्सिस पर तो 20 पर ही रहा, वाई पर 15 पर चला गया। अब ये एक्स एक्सिस पर तो 20 पर ही रहा, वाई पर भी 20 पर चला गया। ऐसे ये देखो अब ये वाई एक्सिस पर 20 पर आ गया, एक्स एक्सिस पर इसने सिर्फ 5 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ से सिर्फ 5 यूनिट दूर है। अगर ये इस साइड होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर इस साइड आ गया तो नेगेटिव -35, नेगेटिव से पता चल गया कि इसके लेफ्ट साइड में चला गया है। हाँ, लेकिन हाइट ये पॉजिटिव ही रही है, इसकी हाइट तो ऊपर ही रही है ना वाई एक्सिस पर, तो यहाँ पर 10 है। अगर वाई एक्सिस में भी ये नीचे गड्ढा बना लेता, गड्ढा खोद के नीचे आ जाता, तो ये देखो -10 एक्स एक्सिस में भी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ये रटना भी नहीं है कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ पर नेगेटिव, ये चीज़ें आपको कॉमन सेंस से पता लग रही हैं।
कि भाई अगर आपने यहाँ पर गड्ढा खोद के नीचे आ गए तो आपकी जो हाइट है, जो वाई एक्सिस है, वो आप गड्ढा खोद के आ गए, आप जितना ऊपर उड़ रहे हो उतना पॉजिटिव है, नीचे जितना गड्ढा खोद कर आ गए उतना नेगेटिव है। जितना राइट साइड पर चले गए उतना पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, और जितना लेफ्ट साइड पर चले गए उतना नेगेटिव है एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो यहां पर अब आपको क्लियरली पता लग गया होगा। अब तक हमें सिर्फ एक पॉइंट का पता लगा है, सिर्फ पॉइंट का। तो जब हम हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एक एक पॉइंट के बारे में अगर हम बता पाएंगे कि ये जो पॉइंट है इसकी ये लोकेशन है, फिर तो हम पॉइंट क्या, एक लाइन के बारे में ही बता देंगे। क्योंकि लाइन कैसे बनती है? लाइन बनती है मेरे भाई कई सारे पॉइंट्स को मिलाकर। फिर तो हम एक एंगल के बारे में बता देंगे कि एंगल कितना है। क्यों? क्योंकि एंगल बनता है दो लाइन से। एक ट्रायंगल के बारे में भी हम सारी इंफॉर्मेशन बता देंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनती है 3 लाइन से, क्वाड्रिलेटरल बनती है 4 लाइन से, कोई भी पॉलीगन बनता है मल्टीपल लाइन से। तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट को लोकेट कर पाए तो हम ज्योमेट्री की हर एक फिगर को, हर एक कर्व को, सर्कल को, ठीक है, हर एक चीज को, पैराबोला को, हाइपरबोला को, इलिप्स को, हर एक चीज को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम किसके बारे में सीखेंगे? हम उनके बारे में सीखेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो आपको कोई भी पॉइंट तो रिप्रेजेंट करना आ गया, कोई भी बिंदु रिप्रेजेंट दर्शाना आ गया कि भाई अगर मैं आपको कोई भी बिंदु दूंगा तो इसकी लोकेशन क्या है, तो आप इजीली बोल दोगे कि भाई ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाला पॉइंट बताते हैं, फिर वाई एक्सिस वाला। तो इसकी लोकेशन है सबसे पहले एक्स वाला, बिकॉज ये एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स लिखते हैं। ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक्स डैश माइनस वाली साइड को ये वाई है, और ये माइनस वाई वाली साइड को वाई डैश। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे कि एक्स एक्सिस पर इसने 25 यूनिट का फासला तय किया हुआ है, और वाई एक्सिस पर इसने 10 यूनिट का फासला तय किया हुआ है, ये यहाँ पर। तो 25:10 ये इस पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी। तो उसके बाद कई सारे पॉइंट्स को बनाकर एक लाइन बन जाती है। ये मैंने आपको बताया कि कई सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले हमने एक टॉपिक किया है इक्वेशंस, और इक्वेशंस के अंदर मैंने आपको दो चीजें करवाई थी, जिनकी मैंने ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उनके डायग्राम्स आपको बताए थे कि वो कैसे बनते हैं। एक तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और एक मैंने आपको करवाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस के बारे में मैंने फुल प्रूफ, जैसे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जरूरत होती है, वो सारी चीजें करवाई हैं, अब वहां पर देख सकते हो। लेकिन फिर भी यहां पर आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक्स मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद जो स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट हैं वो तो लीनियर इक्वेशंस के रिगार्डिंग, वो सारे मैं आपको यहीं पर करवाऊंगा, वो तो वहां पर नहीं करवाए हैं, लेकिन वहां पर इसके बारे में काफी नॉलेज दी है, तो उसे भी देख लीजिए। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई? 2 वेरिएबल के अंदर, जैसे कि ये वाली इक्वेशन आप मान लीजिएगा कि भाई 2x + 3y = सपोज 60, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है उसके बारे में तो आप बता दोगे, यहां पर ये जो पॉइंट था इसके बारे में तो आप बता दोगे, इस पॉइंट के बारे में कि भाई 25:10 है। तो किसी भी इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी मैं आपको एक बार फील करा दूं। क्लियर है? देखो, अगर आपको याद हो बचपन में, मेरे ख्याल 6th और 7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दी जाती है जब आप ग्राफ पेपर्स को यूज करते थे, और आप x और y की वैल्यूज प्लॉट करते हैं। अगर मैं यहां पर ये बोल दूं कि x की वैल्यू अगर 0 है, ये हमारे पास एक इक्वेशन, मैं ये देख रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो इसके अंदर y की वैल्यू क्या होती है, ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 2 × 0 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी जी 20, तो y हो गया जी 20। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस वक्त y की वैल्यू 0 है उस वक्त x की वैल्यू क्या है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया y की वैल्यू 0 रखने से। तो x की वैल्यू आ जाती है भाई 2x = 60, x = 30। तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो भी मेरी लाइन है, ये जो भी इक्वेशन है, इसके ऊपर अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20 है। तो अगर x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 कहां पर है? यहां पर। x की वैल्यू 5 कहां पर है? यहां पर। x की वैल्यू 10 कहां पर है? यहां पर। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है यहां पर। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 20, यानी कि ये वाला पॉइंट होएगा।
समझ गए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20। इस पॉइंट के ऊपर x 0 है और y की वैल्यू 20 आप देख सकते हैं। देखो इस पॉइंट से ये देखोगे कि x एक्सिस पर ये एग्जैक्टली 0 पर होएगा, बिकॉज ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इस पॉइंट ने हॉरिजॉन्टली कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होएगा उसने हॉरिजॉन्टली इन दोनों दिशाओं के अंदर कोई भी दूरी तय नहीं की है, लेकिन उसने हाइट जरूर तय की है। 20 यूनिट की हाइट पर वो चला गया है। तो ये पॉइंट जो है 0 और 20, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार से ये जो 30 और 0 वाला पॉइंट है, 30 एंड 0, सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसने दूरी तय की है मेरे भाई 30 यूनिट, और वाई एक्सिस यानी कि इसने जो हाइट गेन करनी थी वो हाइट गेन नहीं की। हाइट वाला कोऑर्डिनेट 0 है तो वो इसका है 0। तो मतलब कि एग्जैक्टली यही पॉइंट है, हाइट तो गेन नहीं की, एक्स एक्सिस के ऊपर तो दूरी तय कर ली, तो ये वाला पॉइंट है मेरे भाई 30 0। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसी इक्वेशन के पॉइंट है। देखो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है, कोई भी एक रेखा रिप्रेजेंट करनी है, तो मेरे भाई 2 पॉइंट एनफ है। किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन का पता लग जाता है कि फलानी लाइन है, कि ये वाली लाइन है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें वो लाइन मिल गई। क्लियर है, सीधी सीधी बात है। तो ये देखो ऐसे आप इस लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें एक पॉइंट के बारे में पता चल गया, हमें एक लाइन के लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल गया। ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बारे में, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई एक पैराबोला। क्लियर है, इस फिगर को पैराबोला बोलते हैं। और जहां पर भी ये एक्स एक्सिस को काटता है वो इसके रूट्स होते हैं। ये चीज मैं आपको पहले करवा चुका हूं। तो मेरे भाई हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये जो अपने एक्सिस हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को। और कर्व का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बताया था। कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, पता है क्यूबिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर भी 3 जगह पर ये एक्स एक्सिस को काटेगी वो होते हैं इसकी रूट्स, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 11th और 12th में अगर आपको याद हो तो आपने पैराबोला के साथ साथ हाइपरबोला भी किया होगा, ऐसे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली फिगर हाइपरबोला भी आपने की होगी। आपने 11th 12th में इलिप्स नाम की एक फिगर भी की होगी। तो ये सारे कर्व्स हैं। कर्व मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व ऐसे टेढ़े, या फिर सर्कल तो हम करते ही हैं। तो सर्कल को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो सर्कल के अंदर तो एक ही चीज़ होती है कि भाई उसका सेंटर कहाँ पर है और उसका रेडियस कितना है। अगर मान लो सेंटर आपने बता दिया तो रेडियस भी तो कितना भी हो सकता है किसी भी सर्कल का। ये 2 सर्कल हैं सेम सेंटर के, तो अगर 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं कि सेंटर यहाँ पर है और इतना इसका रेडियस है, तो आपको सर्कल के बारे में पता चल गया कि एग्जैक्टली दिखने में कैसा है, सर्कल कहाँ पर है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन ये सर्कल्स, ये इलिप्स, ये हाइपरबोला, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर नहीं हैं। हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल की लोकेशन बतानी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट्स ही तो बताने हैं, फिर हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल कैसी है, कि जो ट्रायंगल है वो कैसी है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स, इनके क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं। तो अब यहां तक मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब अगले लेक्चर से हम अपने कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं।